Hello everyone, welcome to Vishnu Economics School. So in this video we are going to discuss chapter 2 that is offer and acceptance. तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं और चैप्टर 2 में हम डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल या ऑफ़र और ऐसे 2 लीगल रूल्स जो एक ऑफ़र को एक वैलिड ऑफ़र बनाते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं. अब इस वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ रूल डिस्कस करेंगे. तो अब थर्ड रूल क्या कहता है? The terms of the offer must be certain and not loose or vague. मतलब जो भी जिस भी चीज़ के ऊपर जो ऑफ़र हो रहा है उसके जो टर्म्स हैं वो सर्टेन होने चाहिए. मस्ट बी सर्टेन मतलब पता होना चाहिए कि ऐसा ही होगा उस ऑफ़र के टर्म्स में, और वो लूज़ नहीं होने चाहिए या वेग नहीं होने चाहिए. किसी भी अनसर्टेन चीज़ के ऊपर कोई ऑफ़र नहीं बना सकते, हम कोई ऑफ़र मेक नहीं कर सकते. तो अब इसमें हमें पढ़ना है मॉगम एलजे. अब ये जो पर्सन थे ये एक बैरिस्टर थे, ब्रिटिश बैरिस्टर थे और ये जज भी थे एक कोर्ट के. तो इन्होंने कहा था ऑफ़र से रिलेटेड, इसी रूल के लिए इन्होंने कहा था, अनलेस ऑल द मटीरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीड देयर इज़ नो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन. अब इसका मतलब है कि जब तक सारे मटेरियल टर्म्स मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं एक ऑफ़र की, जब तक वो क्लियरली अग्रीड नहीं होंगी दोनों पार्टीज़ के बीच में, तब तक हम उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली बाइंडिंग नहीं मानेंगे. क्योंकि अगर ऐसा होता है कि दोनों में से कोई भी पार्टी कोई ब्रीच करती है तो उसमें जो एग्रीड पार्टी है उसको कोई भी जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए वो एंटाइटल्ड नहीं होगी, अगर पहले से ही ऐसा डिसाइडेड नहीं होगा ऑफ़र में कि उसकी टर्म्स क्या हैं और दोनों ही पार्टीज उस पर अग्रीड नहीं होंगी. तो अब इसमें है कि एन अग्रीमेंट टू अग्री इन फ्यूचर इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. अब ऐसा अग्रीमेंट जो एक फ्यूचर में होने वाली चीज़ के ऊपर कुछ अग्री करने के लिए होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते. इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक एग्जांपल से मान लेते हैं ए ने बी से एक हॉर्स खरीदा. अब उसने उस हॉर्स को परचेज़ करने के बाद ये बोला कि अगर फ्यूचर में ये हॉर्स जो है उसके लिए लकी होगा तभी वो आके उसे सेकेंड हॉर्स खरीदेगा. तो ऐसा उसने आज एक हॉर्स खरीदते वक्त ये कंडीशन दे दिया कि अगर ये हॉर्स इसके लिए लकी हुआ तो वो फ्यूचर में उससे एक और हॉर्स बाय करेगा. लेकिन अब क्या होता है इस केस में, बी ए जो है वो नहीं आता दूसरा हॉर्स बाय करने के लिए, तो और ये कह देता है कि नहीं वो हॉर्स जो है, जो फर्स्ट हॉर्स उसने ख़रीदा था वो लकी नहीं था. तो इस केस में अब बी जो है वो इसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता या इससे अपने लॉसेस रिकवर नहीं कर सकता. हो सकता है उसने अपना हॉर्स इसको इसीलिए सेल किया हो कि ये फ्यूचर में उससे सेकंड हॉर्स भी खरीदेगा. तो अब इस केस में जो एग्रीव्ड पार्टी है जो बी है, अब इसके पास कोई राइट नहीं है अपने लॉसेस को रिकवर करने का, क्योंकि उसने जब ये ऑफ़र हो रहा था उसी टाइम पर उसने सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं किए. सिर्फ ये वेग कंडीशन थी, लूज़ कंडीशन थी जिसके ऊपर ये ऑफ़र बेस्ड था. तो इसीलिए यहाँ पर बी को जो है वो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके लॉसेस को रिकवर नहीं कर पाएगा वो. अगर यहीं पर बी ने सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करे होते तो उसको हम लीगली ऑब्लिगेटेड मानते कि वहाँ पे ए का ये लीगल ऑब्लिगेशन होता कि वो उससे आकर सेकेंड हॉर्स भी परचेज़ करे. अब इसका एक और एग्जाम्पल है, ए और बी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए ने बी से कहा कि वो अगर उसका एक काम कर देगा, कोई भी एक काम कर देगा, तो वो उसको एक लैविश लाइफस्टाइल या एंटरटेनमेंट ऑफ़र करेगा. तो अब इस केस में भी ना उसने बताया कि वो कौन सा काम है, कि वो वर्क क्या है. यहाँ पे ये भी कंडीशन जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं हुए कि क्या काम करना है. और अब लैविश लाइफस्टाइल जो है, जो उसने कहा है कि वो उसको ऑफ़र करेगा, अब लैविश की डेफिनेशन ए के लिए अलग होगी, बी के लिए डिफरेंट होगी. लेकिन उस पर हम तब आएंगे जब हमें पता होगा कि वो काम क्या है जो बी को परफॉर्म करना है वो लैविश लाइफस्टाइल अर्न करने के अगेंस्ट. तो इसको भी हम लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें भी जो टर्म्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, अनसर्टेन टर्म्स हैं. लेकिन हमारा रूल कहता है कि जो टर्म ऑफ द ऑफ़र है मस्ट बी सर्टेन होने चाहिए, लूज़ नहीं होने चाहिए और वेग भी नहीं होने चाहिए. तो इस केस में हम
ए को अगर वो उसको लैविश लाइफस्टाइल नहीं ऑफर करता है तो भी बी उससे अपने लॉसेस नहीं रिकवर कर पाएगा। जो भी उसने काम किया है उसके अगेंस्ट जो उसे मिलना था, अगर उसे वो नहीं मिलता है तो वो कोई भी केस जो है वो ए पर नहीं कर पाएगा और उसे कुछ भी रिकवर नहीं कर पाएगा। तो अब हमने इसमें देखा था कि एन अग्रीमेंट टू अग्री इन फ्यूचर इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इस केस में हमने क्या देखा था हॉर्स वाले केस में कि इसने फ्यूचर को लेकर, ए ने फ्यूचर को लेकर कि अगर ये फ्यूचर में लकी साबित होता है ये हॉर्स उसके लिए, तभी वो उससे सेकंड हॉर्स परचेज करेगा। तो ऐसे अग्रीमेंट को जो फ्यूचर में अग्री होने के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुए हों, उनको हम कोई भी अग्रीमेंट नहीं मानते या उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एक फ्यूचर टर्म पे बेस्ड है, जो एक लीगल रूल की कंडीशन नहीं है कि अगर फ्यूचर में ये हॉर्स इसके लिए लकी साबित होगा तभी वो एक सेकंड हॉर्स परचेज करेगा। तो ये तो फ्यूचर की बात हुई, इसीलिए हम इसको अग्रीमेंट नहीं मानेंगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब ये अग्रीमेंट हो रहा है उसी टाइम पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी फ्यूचर कंडीशंस पर हमें नहीं छोड़ना है। तो यही हमें थर्ड रूल कहता है कि द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट लूज और वेग। और जो वो मॉगम एलजे ने बोला था कि जो अनलेस ऑल द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीड देयर इज़ नो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। तो कोई भी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं होगी अगर सारी जो मटेरियल टर्म्स है उन पर अग्री नहीं होते हैं तो। और एन अग्रीमेंट टू अग्री इन फ्यूचर इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे आपको कोटेशन क्वेश्चन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे क्वेश्चंस आपसे इस टर्म से पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आप इस पॉइंट को याद रखें कि हमने ये पढ़ा है कि कोई भी अग्रीमेंट जो फ्यूचर में अग्री होने के ऊपर बना होता है उसे हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल जो है, एन इनविटेशन टू ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि इनविटेशन है टू ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर। अब यहाँ पे ऑफ़र रियल में नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इनवाइट किया जा रहा है एक ऑफ़र करने के लिए। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं एक कैटलॉग है। कैटलॉग का मतलब होता है कि जिसमें आइटम्स की लिस्ट होती है। मान लेते हैं कोई भी बिग बाज़ार का कोई भी आइटम की लिस्ट है और उसके साइड में उसके प्राइजेज़ हैं, तो उसको हम ऑफ़र नहीं बोलेंगे कि बिग बाज़ार एक ऑफ़र मेक कर रहा है, इसको हम सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र बोलेंगे। तो उसको हम सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र मानेंगे उस कैटलॉग को। अगर बिग बाज़ार या कोई भी और चेन जो है वो ऐसा करती है कि वो एक आइटम्स की लिस्ट निकालती है जिसके साइड में उसके प्राइजेज़ हैं, तो उसे हम सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र मानेंगे, उसे हम एक ऑफ़र नहीं मानेंगे। ऑफ़र वो कब होगा जब कस्टमर एक्चुअली शॉप पर जाकर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, तब हम उसे एक ऑफ़र मानेंगे, ना कि तब जब उसने इनवाइट किया होगा ऑफ़र के लिए, जिसको हम कैटलॉग बोलते हैं। तो इसको हम ऑफ़र नहीं मानेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब कोई भी चेन जो है वो अपना कैटलॉग निकालती है, उसको हम इनविटेशन टू ऑफ़र बोलेंगे, जो कि एक वैलिड ऑफ़र तब नहीं है जब वो इनवाइट किया जा रहा है एक ऑफ़र मेक करने के लिए। ऑफ़र कब बनेगा वो, जब कस्टमर्स एक्चुअली जाकर कोई भी प्रोडक्ट उस कैटलॉग में से परचेज़ करेगा, क्योंकि तब शॉपकीपर के हाथ में होगा, मतलब बिग बाज़ार के हाथ में होगा कि वो आपका ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट करे या ना करे। तो कैटलॉग्स को या फिर ऐसी कोई भी लिस्ट को या डिस्प्ले ऑफ गुड्स को हम सिर्फ ये मानते हैं कि वो एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करने के लिए पब्लिश किए जाते हैं, ना कि कोई ऑफ़र मेक करने के लिए। वो ऑफ़र एट द लेटर स्टेज बनेंगे उस टाइम पर जब वो कैटलॉग या कोई भी एडवर्टीज़मेंट निकाल रहे हैं ऐसी चीज़ के लिए, तो उसे हम सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र बोलेंगे। तो उस पॉइंट पे वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र होगा, जिसे हम तब ऑफ़र नहीं बोल सकते। तो इसीलिए ये एक लीगल रूल है रिगार्डिंग वैलिड ऑफ़र कि वो वैलिड ऑफ़र तभी बनेगा जब कस्टमर्स उस बिग बाज़ार पर जाकर एक्चुअली कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे, क्योंकि तब वहाँ पर चॉइसेस हो जाएंगी शॉपकीपर के एंड पर कि वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लीगल रूल्स पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।